हेलो गाइस, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम आदर्शवाद के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में आइडियलिज्म भी कहा जाता है। तो जो बच्चे बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो आज हम जानेंगे कि आदर्शवाद किसे कहते हैं, आदर्शवाद के प्रकारों के बारे में जानेंगे, इसके महत्व के बारे में जानेंगे और इसके प्रमुख विचारक कौन थे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आदर्शवाद या आइडियलिज्म किसे कहते हैं। तो आप लोगों को जैसे पता होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल के, कि मैं बहुत ही सिंपल वे में सारी चीज़ों को समझाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप उसको खुद ही बता सकते हैं, खुद ही लिख सकते हैं एग्जाम में। तो आदर्शवाद एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि दुनिया की असली सच्चाई हमारे विचारों, चेतना या आत्मा में है, ना कि भौतिक चीजों में, जैसे पत्थर, पानी, हवा। कहने का मतलब यह है कि जो भी कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वह हमारे दिमाग या आत्मा से जुड़ा होता है। भौतिक दुनिया तभी सच लगती है जब हम उसे सोच पाते हैं या अनुभव करते हैं। सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो दुनिया वैसी है जैसे हमारा दिमाग उसे देखता है। विचार और आत्मा ही असली है, कोई फिजिकल सब्सटेंसेस असली नहीं है। ये हवा, पानी, पत्थर, ये सब कुछ भी असल दुनिया नहीं है, ये आदर्शवाद ऐसा कहता है। आप खुद ही सोचो कि जैसे आप लोगों को अगर सुनाई ना दे या कोई चीज महसूस ना कर पाओ, तो ये पानी, हवा, पत्थर, ये किस काम का है? आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में सच्चाई है क्या। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप चीजों की आत्मा, चेतना, आपकी विचार काम नहीं कर रहे, तब तक ये फिजिकल जो चीजें हैं हमारे नेचर में, वो किसी काम की नहीं है। ये हमारी दुनिया की सच्चाई नहीं है। हमारी दुनिया की सच्चाई क्या है? विचार, चेतना और आत्मा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आदर्शवाद के बारे में पता चल गया होगा कि आदर्शवाद किसे कहते हैं। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ आदर्शवाद के कुछ प्रमुख प्रकार। तो एग्जाम्स में हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि आदर्शवाद के प्रकार कौन कौन से हैं। तो तीन मुख्य प्रकार होते हैं, जिन्हें उदाहरण के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो प्लेटो का आदर्शवाद है। प्लेटो का, इसके अंदर क्या था कि प्लेटो का मानना था कि असली दुनिया विचारों की दुनिया है, जो भौतिक दुनिया से अलग और सच्ची है। भौतिक की चीजें बदलती रहती हैं लेकिन विचार हमेशा वही रहते हैं। उदाहरण के लिए आप एक कुर्सी को देखो, कुर्सी टूट सकती है लेकिन कुर्सी का विचार जो हर कुर्सी में होता है कभी खत्म नहीं होता। इसे कुल मिलाकर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो जो हम देखते हैं वह नकली चीजें होती हैं, असली चीजें विचारों में होती हैं। प्लेटो के आदर्शवाद में मुख्य तौर पर यह कहा जाता है। सेकंड इसमें जो पॉइंट है इसके प्रकार का, वो है बर्कले का आदर्शवाद। तो बर्कले ने भी आदर्शवाद का प्रकार की एक परिभाषा दी थी अपनी। तो बर्कले ने कहा कि कोई चीज तभी सच है जब हम उसे देखें, सुने और सोचें। अगर हम उसे अनुभव नहीं कर सकते तो वह सच नहीं है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक कमरे से बाहर जाएं और कुर्सी को कोई ना देखे, तो बर्कले के अनुसार वह कुर्सी नहीं है। तो आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो दिखता है वही सच है, नहीं दिखता तो सच नहीं है। कहने का मतलब है कि बर्कले के अनुसार जो चीज वो अनुभव नहीं कर सकते, जिसको देख नहीं सकते, उसको वो सच मानते ही नहीं है उनके आदर्शवाद के अंदर। तो इसका थर्ड पॉइंट है हेगले का आदर्शवाद, मतलब थर्ड प्रकार है हेगले का आदर्शवाद। हेगले का कहना था कि दुनिया एक बड़ी आत्मा या चेतना है जो समय के साथ खुद को समझने और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के लिए जैसे हम पढ़ाई से समझदार बनते हैं, वैसे ही दुनिया भी समय के साथ स्मार्ट होती जाती रहती है। आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो दुनिया एक सोचने वाली चीज है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये तीन जो प्रमुख प्रकार थे, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हो। इन तीनों को आप याद रखें, हर एक के लिए एक लाइन का विचार और एक आसान सा उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया, इसको जरूर लिखें ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया। आगे चलते हैं और आगे मैं आदर्शवाद के आपको कुछ मुख्य विचार यानी तर्क के बारे में बताता हूँ। तो आदर्शवाद के प्रमुख तीन विचार हैं जो इसकी बेस है, मतलब बुनियाद रखते हैं। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो दुनिया मानसिक है। इसके अंदर क्या होता है कि सब कुछ हमारे दिमाग या आत्मा से बना होता है। जो उदाहरण के लिए सपनों में जो घर दिखता है वो भौतिक नहीं होता, फिर भी वो हमें सच लगता है। तो आदर्शवाद कहता है कि असल दुनिया भी ऐसी ही है।
कहने का मतलब है कि असल दुनिया में भी जो हम सोचते हैं वही हमें दिखता है। तो अगर मान लो हमारी सोच और दिमाग ना काम कर रहा हो तो हमारे लिए दुनिया बेकार है, कोई भी चीज यहाँ पे हमें असली नहीं लगने वाली। इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो है ज्ञान दिमाग से मिलता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि ज्ञान कहाँ से आता है। तो बहुत सारे लोग आप सोचोगे कि कहाँ से आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ज्ञान हमारी सोच से आता है। हमारे आंख और कान हमें ज्ञान नहीं देते। आंख हमें दिखाती है, कान हमें सुनवाते हैं, लेकिन ज्ञान जो आता है वो हमारी सोच से आता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, 2+2 4 को समझना दिमाग का काम है, न सिर्फ देखने का। अगर आप मैं 2+2 = 4 लिख दूं और आप अपनी आंखों से देख रहे हो, तो क्या आप उसे समझ पाओगे कि मैंने कैसे लिखा, जब तक आपका दिमाग नहीं काम करेगा। तो इसमें दूसरा जो प्रमुख इसका तर्क है वो होता है कि ज्ञान दिमाग से मिलता है। इसमें थर्ड पॉइंट है कि मूल्य हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, अच्छाई है, सुंदरता, सच्चाई जैसे हमारे जो मूल्य होते हैं, जो मोरल वैल्यूज होती है हमारी, वो हमारे दिमाग और आत्मा से आते हैं, ना कि हमारे शरीर, पैर, पत्थर, पानी और किसी चीज से नहीं आते। हमारी जो मूल्यता है, हमारी जो वैल्यूज है, मोरल्स हैं, वो हमारी दिमाग से और आत्मा से आते हैं। उदाहरण के लिए, किसी की मदद करना अच्छा क्यों लगता है हमको? क्योंकि हमारा दिल और दिमाग ऐसा कहता है। हमारी आंख और कान, हाथ पैर नहीं कहते, हमारा दिल और दिमाग हमसे कहता है कि इसकी मदद करो, हमें अच्छा लगेगा, या इसकी मदद हमें करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आदर्शवाद के मुख्य विचार भी समझ में आ गए होंगे। मैंने इनको बहुत ही इजी वे में बताया। आपको बुक की लैंग्वेज में आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं इसकी कुछ आलोचनाओं के बारे में बताता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज बिना आलोचना के तो रह ही नहीं सकती। इसमें भी कुछ आलोचनाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहली जो आलोचना है वो है भौतिकवाद। इसके अंदर क्या होता है कि ये कहता है कि दुनिया का आधार भौतिक चीजें हैं, ना कि विचार। उदाहरण के लिए, हमारा शरीर भौतिक है और सोच भी मस्तिष्क से आती है। तो मतलब ये भौतिक चीजों को तो नकार रहा था, लेकिन हमारा शरीर खुद ही एक भौतिक चीज है। तो यहाँ पे इसकी आलोचना की जाती है। सेकंड पॉइंट है विज्ञान। तो विज्ञान कहता है कि सोच और अनुभव मस्तिष्क की भौतिक प्रक्रियाओं से आते हैं। मतलब अब विज्ञान ने भी कह दिया कि आप जो सोचने और समझने की शक्ति है, वो भौतिक प्रक्रियाओं से आती है, और ये भौतिक प्रक्रियाओं को नकार देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम डरते हैं तो मस्तिष्क में कुछ रसायन बनते हैं, तब हमारा दिमाग सोचता है। तो इस वजह से भी इसकी आलोचना करी जाती है। थर्ड पॉइंट है अनुभववाद। तो अनुभववाद के अंदर क्या होता है? अनुभववाद कहता है कि ज्ञान इंद्रियां, मतलब आंख और कान से मिलता है, ना कि सिर्फ दिमाग से। तो ये भी बात थोड़ी बहुत सही है, क्योंकि उदाहरण के लिए हम सूरज, आप मान लो सूरज को देखकर ही जानते हो कि वह गर्म है। तो क्या होता है कि हमारी आंख भी हमें ज्ञान दे रही है कि ये गर्म हो सकता है। तो इस वजह से अनुभववाद ने भी इसकी आलोचना की। तो ये तीन जो पॉइंट थे, इनके द्वारा आदर्शवाद की आलोचनाएं की गई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी आलोचनाएं भी पता चल गई होंगी। आगे चलते हैं और आगे आदर्शवाद के महत्व के बारे में बात करते हैं। तो आदर्शवाद का जो असर है वो कई जगहों पर दिखता है। मुख्यतः मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूँ इसके महत्व के। तो सबसे पहला है कि दर्शन में आदर्शवाद ने काफी योगदान दिया है। तो इसके अंदर क्या है, ये हमें सोचने में मदद करता है कि दुनिया क्या है, ज्ञान कैसे मिलता है और सही गलत क्या है। तो ये दर्शन शास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है संस्कृति पर प्रभाव। तो आदर्शवाद ने कला, साहित्य और धर्म में इसके विचार दिखते हैं, क्योंकि कला और साहित्य में आदर्शवाद को काफी महत्व दिया जाता है। कविताओं में आत्मा की बात की जाती है, धर्म में ईश्वर का विचार किया जाता है। तो इस वजह से इसका एक काफी महत्व है साहित्य पे। थर्ड जो पॉइंट है वो है शिक्षा में असर। तो यह शिक्षा में अच्छे मूल्यों और चरित्रों पर जोर देता है। स्कूल में हम नैतिकता के पढ़ाई की जाती है। उदाहरण के लिए आप जानते ही हो कि स्कूल में हमेशा सिखाया जाता है, मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं। तो इसका शिक्षा पे भी काफी असर पड़ता है। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि आदर्शवाद हमें बताता है कि दुनिया का असली रूप हमारे विचारों और आत्मा में है। यह भौतिक चीजों से ऊपर सोचने की बात करता है। परीक्षा में इसे लिखने के लिए पहले परिभाषा दें, फिर आप इसके प्रकार बताएं जैसे मैंने बताए। आप इसकी फीचर्स बताएं, तर्क बताएं, आलोचनाएं बताएं, और इसके महत्व को क्रम से लिखें। उदाहरणों का इस्तेमाल करें ताकि आपका जवाब साफ और मजबूत लगे। इसे अच्छे से तैयार करें और एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाएं। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कोई डाउट हो इस वीडियो से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।